कशा आहात तुम्ही? मजेत आहे सगळे? आजचा आपला टॉपिक आहे डी अँड एफ ब्लॉक एलिमेंटचा. आपण शिकतो आहे डे 5. ठीक आहे. आणि या डे 5 मध्ये आपण आज बघणार आहे कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टी. सर्वात पहिले आपण बघू कॅटॅलिस्ट काय असते. कॅटॅलिस्ट आपण एक लहानपणी रिएक्शन शिकतोय. हा आपल्याकडे एक मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूलचं नाव आहे इथिन. आणि ह्या इथिन मध्ये जेव्हा आपण कोणची गॅस पास करू, H2 गॅस in the presence of रॅनी निकेल at 443 केल्विन. खूपदा आपण ही रिएक्शन बघितली आहे. काय होतं या रिएक्शन मध्ये? देयर इज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन हायड्रोजन अँड हायड्रोजन. हायड्रोजन आणि हायड्रोजन मधला बॉन्ड काय होतो? ब्रेक. आणि ह्या प्रोड्यूस करतो फ्री रॅडिकल. आणि आपला कॉन्सेप्ट आहे व्हेन इनकमिंग इज फ्री रॅडिकल मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक फिशन. आणि मग तिथे ते पाय बॉन्ड तुटतो आणि तिथे 2 हायड्रोजन ऍड होतात. ही तर आपली रिएक्शन झाली. परंतु प्रॅक्टिकली रिएक्शन कशी होते? तो प्रॅक्टिकली काय होते? बहुत बढ़िया रिएक्शन आहे, लक्ष द्या बरोबर. प्रॅक्टिकली रिएक्शन कशी होते की सर्वात पहिले हे दोघं रिएक्टंट आहे. हे दोघं रिएक्टंट आहे आणि हा रॅनी निकेल तिथे काय करतो? सरफेस एरिया प्रोव्हाइड करतो. जसं फॉर एक्झाम्पल काय, 2 फ्रेंड आहे बरोबर. 2 फ्रेंड आहे. ठीक आहे. कोणत्या कॉलेजमध्ये शिकतात बरोबर, वेगवेगळ्या क्लासमध्ये आहे. परंतु ते जाते कुठे? प्यायला. काय? चहा. कुठे? कॉलेजच्या बाजूच्या कॅन्टीनमध्ये. मग कॅन्टीनमध्ये प्यायला गेले ते चहा. आणि चहा प्यायला गेल्यावर मग त्या कॅन्टीनवाल्यांनी काय प्रोव्हाइड केला आहे? सरफेस एरिया. ते तिथे येऊन बसतात. मग बसल्यानंतर काय? त्यांच्या गोष्टी होतात. आणि गोष्टी होऊन त्यांच्यामध्ये काय होते? फ्रेंडशिप. तसंच या रॅनी निकेलने काय प्रोव्हाइड केला? सरफेस एरिया. जर तिथे कॅन्टीन नसती तर कोणी तिथे प्यायला गेलं नसतं चहा बरोबर. पण त्या कॅन्टीन वाल्यांनी इकडे काय प्रोव्हाइड केला? सरफेस एरिया. मग सरफेस एरिया प्रोव्हाइड केल्यानंतर काय झालं? तिथे प्यायला गेले हे. तसंच इथे याने काय दिलं? रॅनी निकेल ने काय प्रोव्हाइड केला? सरफेस एरिया बरोबर. हवेत हे दोघं उडत होते. मग त्यांना म्हटलं अरे इथे तर लँड करायसाठी जागा आहे. ठीक आहे. तर ते काय झाले? तिथे उतरले. कोण कोण उतरले? अल्किन आणि कोणची गॅस? हायड्रोजन गॅस इथे उतरले. मग उतरले तर काय झाले? हा अल्किन थंड नाही, आपण त्याला कितीवर गरम केलेला आहे? 443. पण हवेत तेवढा चांगला गरम होणार नाही. ठीक आहे. ह्यात चांगला लाल होऊन आहे. कोण? रॅनी निकेल. जसेही ते दोघही कशावर जाऊन बसेल? रॅनी निकेल ते बाजेल. आणि भाजल्यानंतर काय होईल? त्यांना काय मिळेल? एनर्जी. आणि एनर्जी मिळाल्यावर त्यांचा काय तुटेल? बॉन्ड. जसं गलतीने कधी आपला हात ठीक आहे पोळीला न लागता पोळीच्या कशाला लागते? ताव्याला बरोबर. तो काय होते? हाताचा असं मोठं त्याला स्वेलिंग होते. तसंच हे जसे याच्यावर बसेल तसाही काय होईल? यांना पण काय मिळेल? एनर्जी. आणि एनर्जी मिळाल्यावर त्यांच्यामधले काय ब्रेक होईल? बॉन्ड. आणि बॉन्ड ब्रेक झाल्यावर मग ते नवीन शोधेल. कोणचे? हा कार्बन याच्याकडे एक अनपेट ते आपण शिकलेलोच आहे. आणि मग ते नवीन मॉलिक्यूल बनून इथून उडून जाईल. कळलं? अशा प्रकारे इथे सरफेस एरिया प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण केलं? रॅनी निकेल. तो निकेल कोण आहे? डी ब्लॉक एलिमेंट. इट इज द एलिमेंट ऑफ विच सिरीज? 3D सिरीज. मग 3D सिरीजचा तो एलिमेंट आहे. ॲज इट इज द एलिमेंट ऑफ 3D सिरीज, तो एलिमेंट ऑफ डी सीरीज 3D सीरीज कैन प्रोवाइड द सरफेस एरिया सो दे कैन एक्ट एज कैटलिस्ट. अगर सोचो वो कैंटीन ना होती तो कोई उधर जाते नहीं. तो ठीक है, क्लास वालों की तो दिन भर साथ में बैठे रहते, उनकी फ्रेंडशिप होती रहती है. लेकिन यहाँ पे जो एक क्लास के नहीं है, जो दो एक कॉलेज के नहीं है, ऐसे भी लोगों के बीच में क्या हो जाती है? फ्रेंडशिप होती है ना. उसी तरह ये भी एक मॉलिक्यूल के नहीं है, अलग अलग है, लेकिन इसने सरफेस एरिया प्रोवाइड करने की वजह से इनके बीच में रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई. और इस तरह रिएक्शन का रेट बढ़ाने का काम कौन करता है? रैनी निकेल. एट विच टेम्परेचर? 443 केल्विन. अब ये हो गई कैटालिटिक प्रॉपर्टी में पहला. तो रैनी निकेल ही नहीं, प्लेटिनम पैलेडियम निकेल
ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है और ये क्या प्रोवाइड करके, सरफेस एरिया प्रोवाइड करके उसकी क्या बढ़ा देते हैं, रिएक्टिविटी। क्लियर है। दूसरा, उसके बाद हमने देखा है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे हैव द टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे आर एबल, हमने देखा है कि स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये तो +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक्चुअली क्या काम होता है कैटालिस्ट का, जैसे कोई एक टीचर पढ़ाता है तो टीचर का काम होता है बच्चों को समझा के बताने का, लेकिन बच्चे अलग अलग वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। एक क्लास में सारे सेम टाइप के स्टूडेंट नहीं होते। कुछ वो होते हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता, कुछ वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं पढ़ाई के लिए, मतलब एक बहुत पढ़ाई वाले स्टूडेंट होते हैं और दूसरे नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं। तो जब वहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं बहुत पढ़ाई वाले और दूसरे होते हैं नॉर्मल स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है, जो बहुत पढ़ाई वाले स्टूडेंट है ना, उनको एकदम सीरियस पढ़ाना चाहिए, तो इसलिए वो, और जो नहीं पढ़ाई वाले होते हैं उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता, तो उनको थोड़ा बहुत मिक्स चाहिए। अब क्या होता है, जो टीचर हाईली, जो बहुत पढ़ाई वाले बच्चे उनको भी समझा सकते हैं और एट द सेम टाइम अगर वो न पढ़ाई करने वाले बच्चे उनको भी समझा सकते हैं, उस टीचर के क्लास में स्ट्रेंथ ज्यादा रहेंगी, मतलब वो इनको भी सेटिस्फाइड कर सकता है, उनको भी, और बीच वाले जो मीडियम है उनको भी, ठीक है। लेकिन जो टीचर सिर्फ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एक भी नहीं बोलेगा, वो टीचर के पास कौन जाएंगे, पढ़ाई करने वाले, ठीक है। और जिनको टीचर को कुछ आता नहीं है, टाइम पास ही करते हैं, उनके पास कौन जाएंगे, बिना पढ़ाई करने वाले, ठीक है। तो सेम इज द कंडीशन हियर। तो ये जिसको 2 बॉन्ड बनाने हैं उसके भी साथ बनाएंगे, जिसको 3 बनाने हैं उसके भी साथ, और जिसको 7 बनाने हैं उसके भी साथ। तो इसीलिए ये बहुत सारी रिएक्शंस में कैटालिस्ट का रोल प्ले करते हैं। वो बोलता है भाई मेरे को दो बॉन्ड बनाने वाला कैटालिस्ट चल चल आजा आजा, मैं बना दूंगा, है ना। ये बोलता है भाई मेरे को 5 बॉन्ड बनाने वाला कैटालिस्ट चाहिए, मैं हूं, चल आजा, चल चलते। सो ये क्या, दे हैव द एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दे कैन बी यूज्ड एज अ कैटालिस्ट इन सेवरल रिएक्शन। तो 2 हो गया, एक इट प्रोवाइड द सरफेस एरिया, दूसरा दे हैव द एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाई दे हैव द एबिलिटी टू शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो काय में फील्ड अप है, 4s में भी है और 3d में भी है। अगर वो इलेक्ट्रॉन 4s से भी निकालता है और 4s और 3d इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है। अब 4s और 3d के बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, 4s और 3d के बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि 4s में से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और 3d में से, बिकॉज ऑफ दैट दे कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये कैटालिस्ट करके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और कैटालिस्ट का काम क्या होता है, अगर ये रैनी निकेल यहाँ पे ना रखते तो हवा में ये दोनों रहते, अब हवा में उसको गर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे भी अभी तवा यहाँ पे रखा है, हाथ आप इधर से घुमा रहे हो, हाथ को गर्म करना डिफिकल्ट है, बराबर, लेकिन वही हाथ तवे पे रख दो, लाल हो जाएगा, लाल, ठीक है ना। हीट तो उतनी है, टेम्परेचर तो उतनी दे रहे हो, लेकिन उतने इसमें काम हो जाएगा, हाथ लाल हो जाएगा। ऐसा अगर हवा में हाथ को लाल करना है तो एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, समझ गए। इस तरह इसने क्या किया कि हमें समझो 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ता अगर ये हवा में रहना है तो, लेकिन अगर क्या हुआ, इसने ये प्रोवाइड करने की वजह से 50 डिग्री पे काम हो जाएगा। मतलब पहले इसको आपको इतना ज्यादा हीट करना पड़ता था, दैट इज कॉल्ड इट्स व्हिच एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटालिस्ट ने क्या कर दी, उसकी क्या कम कर दी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसकी एक मैकेनिज्म है, ये रिएक्टेंट है, इसका नाम हम ए रखते हैं, ये भी रिएक्टेंट है, इसका नाम क्या है, बी, और ये कौन है, कैटालिस्ट, इसका नाम है सी। पहली स्टेप में क्या हुआ, ए और बी किसके पास आए, सी के पास। A प्लस बी रिएक्शन कैसे लिखेंगे, A प्लस बी इन द प्रेजेंस ऑफ C। फिर उन्होंने तीनों ने मिलकर क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स जिसपे ये भी आके बैठा, ये भी आके बैठा और ये, सो इसने क्या बनाया, A
बी सी, एक कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर ये कॉम्प्लेक्स टूट गया, या इसको सी को बीच में रखते, इसको भी किधर भी रखो, ये जस्ट नोटेशन है। फिर ये कॉम्प्लेक्स टूट गया और ए बी के साथ क्या हो गया, कंबाइन, और उसने क्या बनाया, ए बी, और कैटलिस्ट फिर से प्रोड्यूस हो गए। सो इस तरह इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है और ये ट्रांजिशन स्टेट बना के प्रोडक्ट बनाता है, एंड कैटलिस्ट इज अगेन रिप्रोड्यूस। तो इस तरह कैटलिस्ट की एक्शन होती है। तो हम अभी देखेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड एग्जिबिट द गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो गुड होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। व्हाट इज होमोजीनियस एंड व्हाट इज हेटेरोजीनियस? हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों होमो मतलब सेम। तो जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, जैसे N2 गैस प्लस H2 गैस, दोनों गैस है, और कैटलिस्ट भी अगर गैसियस है तो इट इज होमोजीनियस कैटालिसिस। या अल्कोहल में से वाटर निकाल के अल्कीन बनाना है, तो अल्कोहल लिक्विड है और उसमें हम एसिड डाल रहे हैं H2SO4, वो भी लिक्विड है, तो दोनों कौन सी स्टेट में है, लिक्विड, तो इट इज होमोजीनियस कैटालिसिस। लेकिन N2 गैस H2 गैस की रिएक्शन कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, आयरन के प्रेजेंस में, तो आयरन कौन है, सॉलिड, और ये दोनों कौन है, गैस, तो इट इज हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो दो टाइप की कैटालिसिस है। Compound of iron, cobalt, nickel, platinum, palladium, chromium are used as a catalyst in number of reactions and their compound enhance the rate of chemical reaction. हमें पता है कि कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है हमने देखा। होमोजीनियस, द मेटल आयंस पार्टिसिपेट बाय फॉर्मिंग अनस्टेबल इंटरमीडिएट। होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस, reactions on the other hand the metal provide a surface area for the reactant. इसने डेफिनेशन नहीं दी लेकिन एग्जाम्पल बताया कि होमोजीनियस कैटालिस्ट में ये कैसे एक्ट करते हैं और हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट में कैसे एक्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि गैसियस है, दोनों गैसेस है, और ये Fe क्या प्रोवाइड कर रहा है, सरफेस एरिया, तो वो गैस, ये रिएक्टेंट, कौन सा कैटालिसिस, ये सॉलिड, कौन से कैटालिसिस, हेटेरोजीनियस। तो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में ये कैसे एक्ट करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग द विच एरिया, सरफेस एरिया। लेकिन होमोजीनियस कैटालिसिस में वो कैसे एक्ट करते हैं कि वो आयंस के फॉर्म में उनके साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन इन अ लिक्विड स्टेट, और इसीलिए द मेटल आयन पार्टिसिपेट बाय फॉर्मिंग द अनस्टेबल इंटरमीडिएट। तो इस तरह से वो उसमें होमोजीनियस कैटालिसिस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में ये कुछ एग्जांपल्स हैं। MnO2 एज अ कैटालिसिस फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, पोटेशियम क्लोरेट उसका नाम है, और पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। तो Mn is a D block element. In the manufacturing of ammonia by Haber process, हमें पता है बच्चों Haber process क्या होता है। Haber process में N2 gas reacts with H2 gas, ये Haber process है। N2 gas reacts with thrice H2 gas in the presence of molybdenum और ferrous। इस प्रोसेस का नाम है Haber process, और इस प्रोसेस में ये भी गैस है और H2 भी कौन है, गैस, लेकिन मॉलिब्डेनम या फेरस दोनों कौन है, सॉलिड। सो इट इज द हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, और इस प्रोसेस में ये क्या प्रोवाइड करेंगे, सरफेस एरिया, ठीक है। सेकेंडली, कोबाल्ट एंड थोरियम इज यूज्ड इन अ फिशर-ट्रॉप प्रोसेस इन द सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन मतलब अलग अलग जो हम कह सकते हैं क्या, जो हाइड्रोकार्बन्स का जो मिक्सचर होता है, पेट्रोल, लिक्विड वगैरह वगैरह, तो उसके सिंथेसिस में कौन सी किसको यूज किया जाता है, कोबाल्ट एंड थोरियम। सेकेंडली, फाइनली डिवाइडेड निकेल, ये तो अभी हमने देखा है, इज यूज्ड बाय द रिडक्शन ऑफ हीटेड ऑक्साइड हाइड्रोजन, इज एन एक्सट्रीमली एफिशिएंट कैटलिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अल्किन में, अल्काइन में, अलग अलग प्रोसेस में जहाँ जहाँ हाइड्रोजन गैस ऐड होती है, ये सेम रिएक्शन इज गिवन हियर, ठीक है। 140 डिग्री सेल्सियस, 140 प्लस 273 इज इक्वल टू 443 टू 413 केल्विन पे उसको हीट किया जाता है। कमर्शियली हाइड्रोजन विथ निकेल एज कैटलिस्ट इज व्हाट कन्वर्ट इन द एडिएबल ऑयल्स इनटू द सॉलिड फैट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मार्जिन, ठीक है। तो ये सब बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रोसेस है जिसमें ये कैटलिस्ट करके क्या करते हैं, यूज या कैटलिस्ट करके रिएक्ट होते हैं, ठीक है। अब इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस और कुछ एग्जांपल,
एक प्रोसेस है जिसमें H2SO4 मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, समझा देता हूँ। सबसे पहले SO2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ हाफ O2। तो हाफ O2 मतलब कितना ऑक्सीजन हो गया, एक SO2 प्लस वो कंबाइन टू फॉर्म SO3। अब ये SO3 reacts with H2O and it will combine to form H2SO4। एक्चुअली वहाँ पे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली इट रिएक्ट्स विथ H2SO4 के साथ वो रिएक्ट होके वो बनाता है H2S2O7 और उसमें पानी डाल के फिर H2SO4 बनाते हैं। लेकिन रिएक्शन समझने के लिए आप अभी ऐसा समझ लो कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, H2SO4, दैट इज विच एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पहले क्या बनाना पड़ता है, SO3, और SO3 के लिए कैसे बनाएंगे, SO2 और हाफ O2 या O2 गैस से। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। मतलब एस्बेस्टॉस के ऊपर का कोटिंग किया है, प्लैटिनम का कोटिंग किया है, उसी को कहते हैं कौन सा एस्बेस्टॉस, प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। तो ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस, इट फॉर्म्स द ट्वाइस SO3 गैस। इस रिएक्शन में भी प्लैटिनम विच इज अगेन अ डी ब्लॉक एलिमेंट आर यूज्ड। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ध्यान में रखना। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म। जैसे हम बोलेंगे CO प्लस H2O, इसको वाटर गैस कहते हैं, CO प्लस H2O वाटर गैस कहते हैं। Fe और क्रोमियम की इस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इसका एक ऑक्सीजन इसमें चला गया, क्या बन गया, CO, और यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई, H2 गैस। तो आपको सिर्फ कैटालिस्ट का नाम रखना है, Fe and Cr is used in the production of CO2 and H2 gas from the CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। तो इस तरह से ये रिएक्शन है एंड इस रिएक्शन में हमें ये अलग अलग मिल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कैटालिस्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब कौन से कंपाउंड को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड मतलब क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, हमारे पास यहाँ पे Fe और ये बहुत सारे Fe हमारे पास यहाँ पे, अब ये बहुत सारे Fe है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो Fe है ना, तो Fe है, अब यहाँ पे वैकेंट स्पेस है। अब इस वैकेंट स्पेस में, ठीक है, इस वैकेंट स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सी स्पेस, इंटरस्टिशियल। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। जैसे हमारे क्लास में ऐसी चेयर रखी होती है और चेयर के बीच की जगह कौन सी जगह हो गई, इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे बच्चे बैठते हैं बराबर, लेकिन बीच की जो जगह है उधर बच्चे नहीं बैठते, तो ये हो गया लैटिस पॉइंट, और इनके बीच की जो जगह है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। वहां पे हम क्या रखते हैं, बैग है ना, तो बैग रखते हैं वहां पे। तो बैग लैटिस मतलब पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल नहीं है, बच्चा नहीं है वो, लेकिन कुछ तो भी है। ठीक है, अब दो चीजों के बीच की गैप अगर पैक करे तो वो क्या होगा, हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो Fe के अंदर कार्बन डालने की वजह से उसकी पैक हो गया, वो अभी डांस नहीं करेगा, तो क्या होगा, हार्डनेस बढ़ गई। हार्डनेस क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, हार्डनेस इंक्रीज हो गई। अब हार्डनेस के साथ साथ क्या हुआ यहाँ पे, एक तो हार्डनेस बढ़ गई, दूसरी बात और क्या बढ़ गई यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कार्बन आने की वजह से, ये मेटल है और ये कार्बन, तो ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को कहते हैं कौन सा कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। व्हाट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय ऑक्युपाइंग interstitial space in the crystal structure of metal by small size atom like hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen. ठीक है, small size atom like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen are called which compound, interstitial compound. interstitial compound में ये सब है, तो ये कितने रहेंगे इसका रेशो फिक्स नहीं है। जैसे NaCl के क्रिस्टल में सब Na है, तो Cl भी कितने रहेंगे, 100। H2O के क्रिस्टल में
100 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन 50, लेकिन इसमें 100 Fe है तो कार्बन कितने रहेंगे, फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। और इसीलिए दैट इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक रेशो 1:1, तो इसका कोई फिक्स स्टाइकोमेट्रिक रेशो नहीं रहेगा, दे डोंट हैव द फिक्स स्टाइकोमेट्रिक रेशो, ठीक है। मतलब अब ऐसा हो सकता है कभी FeO है लेकिन O 0.98 है, फिक्स नहीं है, ठीक है। सो दे डोंट हैव द फिक्स स्टाइकोमेट्रिक रेशो, इनकी हार्डनेस उसके कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रहेगा, और इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पैरेंट मेटल, इसको कहेंगे पैरेंट मेटल, और इनका कॉम्बिनेशन से जो बना उसका नाम रहेगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पैरेंट मेटल से फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी, हार्डनेस ऐड हो गई, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, ठीक है, डेंसिटी कम हो जाती है। अब डेंसिटी क्यों कम होती है, क्योंकि क्या है कि अपन इतनी सी जगह है, अब उसमें अभी देखो इतनी सी जगह है, अब इसमें अगर हम ये थोड़ी सी जगह अंदर, अब इसमें हम पार्टिकल फंसा रहे हैं, तो जब पार्टिकल फंसाएंगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो नया पार्टिकल लाया है वो तो छोटा सा है, इसका एटॉमिक 25 है तो वो 60 ग्राम का होगा अप्रोक्स, और ये कितने ग्राम का हाइड्रोजन या कार्बन डाला, 12 ग्राम का, वॉल्यूम तो बढ़ा दिया उसने लेकिन वेट ज्यादा नहीं बढ़ा, इसीलिए देयर इज कंपैरेटिवली मोर इंक्रीज इन द वॉल्यूम एज कंपेयर टू द मास, एंड सो व्हाट हैपेंड, there is decrease in the density. So in most of the cases it is found that the density of interstitial compound is less than the parent metal. तो ये कुछ बातें इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में मेटल और हाइड्रोजन लगा तो मेटल हाइड्राइड बना था, कार्बन बना तो मेटल कार्बाइड्स बना था, ऑक्सीजन लगा तो मेटल ऑक्साइड बना था। इस तरह के इंटरस्टिशियल कंपाउंड हमें देखने मिलेंगे, हम उनके एग्जांपल्स भी यहाँ पे देखेंगे। तो दिस इज अबाउट द टॉपिक विच कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड, स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस विद इन द क्रिस्टल लैटिस, द कंपाउंड फॉर्म आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समटाइम्स सल्फाइड एंड ऑक्साइड्स आर आल्सो ट्रैप्ड इन द, मतलब कभी ऑक्सीजन तो हमने ले ही लिया था तो कभी कभी सल्फर भी उसमें बैठ जाता है। तो स्टील जो भी अभी मैंने एग्जांपल बताया, Fe इज द प्योर आयरन, लेकिन उसमें जैसा भी कार्बन आने लगता है तो वो कौन बन जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, उसका नाम है स्टील, ठीक है। द स्टील एंड कास्ट आयरन आर द एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ कार्बन। ये आयरन है और उसमें जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो कौन है, कार्बन, तो इट इज द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, और इसको कंबाइनली हम कहेंगे स्टील, कंबाइनली क्या कहेंगे, स्टील, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दे आर हार्ड, कंपैरेटिवली हार्ड रहेंगे, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं गिरेगा, केमिकल प्रॉपर्टी पैरेंट मेटल की जैसी है वैसी रहेंगी, और ये कुछ प्रॉपर्टी, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द पैरेंट मेटल, मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन द प्योर मेटल, एंड देयर डेंसिटी आर लेस देन द पैरेंट मेटल। तो ये हो गए उनकी मेल्टिंग पॉइंट। द मेटल कार्बाइड्स आर केमिकली इनर्ट, ये मेटल कार्बाइड जो है वो केमिकली कैसे होते हैं, इनर्ट, वो रिएक्ट नहीं करते, एंड एक्सट्रीमली हार्ड एज अ डायमंड। हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। यस, मेटल हाइड्राइड है, बॉन्ड टूटेगा तो किसको रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन, और जो लेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन, मतलब इसने हाइड्रोजन रिमूव किया, इसका ऑक्सीडेशन, और जिसका खुद का होता है ऑक्सीडेशन कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, एंड सो दे कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। Why they are reducing agent, do you understand? So they can act as a reducing agent. So properties of interstitial compound, tungsten carbide is used as a cutting tools, ठीक है। टंगस्टन कार्बाइड जो है कटिंग टूल्स में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आयरन कार्बाइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में कौन यूज किया जाता है, आयरन कार्बाइड्स। तो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। नेक्स्ट इज द अलॉय। अलॉय बहुत बढ़िया है, ठीक है, घ्यायचा, हाँ ठीक है। तो अलॉय हम कल के लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।
शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support, and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to Year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।